दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा में तो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन राज्यसभा में आकर कांग्रेस को बहुत भला बुरा उन्होंने बोला। कांग्रेस को बहुत कोसा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेहरू देश की जनता को समस्या समझते थे। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। मोदी ने यह भी कहा कि नेहरू परिवार गांधी का सरनेम चुरा कर लिया हुआ है और बहुत तमाम सारी बातें कही। आज हमारे साथ पीयूष बबेली जी हैं, जिनकी किताब नेहरू मिथक और सत्य बहुत चर्चा में है। और जब से नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं, तब से इनकी इस किताब पर जमकर चर्चा हो रही है। इनकी किताब को लेकर बहुत बातें कही जा रही है। अब ये बताइए पीयूष जी, क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय तक कमलनाथ जी के साथ भी रहे हैं, आप लेखक हैं, आपने बहुत कमाल की किताब लिखी है जिसने तमाम मिथकों को ध्वस्त किया है। इसीलिए आज मैं आपसे बात करना चाह रही थी, आपने समय दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी, क्या नेहरू ने वाकई में ये बात कही थी कि देश के लोग उनके लिए समस्या हैं? हाँ, नेहरू जी ने ये बात कही थी, लेकिन हर बात का एक आशय होता है। चुनाव की रैली में उन्होंने कहा, अगर हमारे पास 33 करोड़ लोग हैं तो 33 करोड़ समस्याएं हैं, और 33 करोड़ समस्याएं हैं तो उन 33 करोड़ समस्याओं का हमें समाधान करना है। अगर 33 करोड़ लोग भूखे हैं तो उन्हें हमें खाना खिलाना है। अगर 33 करोड़ लोग अशिक्षित हैं तो उन्हें शिक्षा देनी है। अगर 33 करोड़ लोग के पास दवाई का इंतजाम नहीं है तो हमें उनकी दवाई का इंतजाम करना है। एक बात मैं जोड़ दूं, एक पुस्तिका काफी समय पहले चर्चा में आई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का एक बयान था, शायद उन्हीं की लिखी हुई है वो, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मैला ढोने की प्रथा है या जो स्वीपर वाला काम है, ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव है। तो लेकिन नेहरू जी के सामने जब ये बातें आई थी और गांधी जी के सामने आई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये अभिशाप है, हमें इसे हर हाल में खत्म करना है। तो समस्या को समस्या की तरह स्वीकार करना और फिर उसका निदान करना, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, जिसका नेहरू जी निर्वाह कर रहे थे। जब आप समस्या को मानेंगे ही नहीं तो उसका निदान कैसे करेंगे? कोरोना के समय हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ताली थाली बजवा दी। लेकिन जब बात आई कि वो एक पर्टिकुलर इंजेक्शन लोगों को चाहिए, तो वो कहने लगे राज्य सरकारें खुद व्यवस्था कर लें। तो सरकार का काम है कि समस्याओं को पहचाने, समस्याओं को आइडेंटिफाई करे, उनका मुकाबला करे और उनका समाधान करे। वो काम नेहरू जी करते थे। इनकी तरह नहीं था उनका मामला कि वो ये स्वीपर वाले काम को कहने के ये तो आध्यात्मिक अनुभव है। नेहरू ने कहा नहीं, ये गुनाह है, इसको किसी से जबरदस्ती कराना, किसी जाति विशेष को इसमें फंसाना। तो ये दोनों की दृष्टि का फर्क है। अच्छा, एक बात और नरेंद्र मोदी जी ने कही कि इन लोगों ने तो गांधी का सरनेम भी चुरा लिया। इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ये तो कोई किसी, एक तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि देश के बजट सत्र पे चर्चा हो रही है। अगले 1 साल में क्या खर्चा पानी देश करेगा, कैसे करेगा, किन जगहों पे खर्च करेगा, इस पे चर्चा होनी है। लेकिन मोदी जी को पता है कि हमने सब गोलमाल कर रखा है, तो उन्हें सरनेम पे जाना है। ये तो इतिहास में महात्मा गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि मेरा सरनेम उठा लिया। और महात्मा गांधी के तो ऐसा नहीं है कि वो कोई वंशहीन हो, उनका तो वंश है, उनके बच्चे हैं, नाती पोते हैं, राजमोहन गांधी जी हैं, गोपाल कृष्ण गांधी जी हैं। उन लोगों से पूछ लें भाई जाके कि उनने ऐसा हुआ, इसका जवाब वो दे सकते हैं। मोदी जी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो बल्कि मोदी जी की भी जाति जो लिखी जाती है कागजों पे, वो तो मोदी नहीं लिखी जाती है, वो तो कुछ और लिखी जाती है। तो ये तो इनसे भी सवाल आ जाएगा कि जाति आप फार्म में लिखते हैं एक और सरनेम है आपका दो। दूसरा शब्द मैं पूछता हूं, सरनेम, शाह सरनेम कहां से आ सकता है? शाह शब्द क्या हिंदी का है? शाह शब्द क्या संस्कृत का है, पाली का है, प्राकृतिक का है, तमिल का है, तेलुगु, कन्नड़, किस भारतीय भाषा का है? तो एक हिंदू का सरनेम शाह कैसे हो रहा है? ये सवाल भी लोग पूछने लगेंगे कि अरब से आए कि फारस से आए। लेकिन ये निजी बातें हैं। कौन कैसे, फिराक गोरखपुरी थे, उनका नाम रघुपति सहाय फिराक था, तो फिराक से क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा बिल्कुल पीयूष जी, एक चीज दृष्टिहीन आपको बातें लगती है क्या कि अगर मोदी जी के पूरे जो स्क्रिप्ट लोग जो भी लिखते होंगे, जो भाषण उनका लिखते होंगे, अगर नेहरू का नाम हटा दिया जाए तो मतलब क्या बचेगा उनके पूरे भाषण में से? और निशिकांत दुबे भी आजकल बहुत नेहरू का नाम ले रहे हैं। उन्होंने तो पहले तो कह रहे थे किताब विताब का हवाला नहीं दे सकते, उसके बाद बहुत बड़ा खर्रा लेकर आए, खूब सारी किताबें लेकर आए और बोले कि नेहरू अय्याश थे और बहुत तमाम सारी बातें की। आपने सुनी होगी, क्या कुछ कहा जी जी, निशिकांत दुबे ने, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए निशिकांत दुबे जी ने बहुत सी बातें कही,
और अभी तक ये था कि सार्वजनिक जीवन में निजी बातों को नहीं कहा जा सकता है, लोग नहीं कहते थे, ये परंपरा थी, रवायत थी। उसके बाद मैंने भी ट्विटर पे डाला, एक बलराज मधोक की किताब है जो कि जनसंघ के अध्यक्ष थे, छोटे नेता नहीं थे कि कोई 28-11 हो, हमारे दुबे जी की तरह के छोटे से सांसद हो, वो तो जनसंघ के अध्यक्ष थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद नंबर 2। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक कार्यालय था राजेंद्र प्रसाद रोड पे, 30 राजेंद्र प्रसाद रोड पे, उसको उन्होंने अय्याशी का अड्डा बना लिया है। ये उन्होंने लिखा है, उनके अध्यक्ष ने लिखा है, वो किताब मौजूद है। दूसरी किताब में उल्लेख साहब की पढ़ रही थी जो कि जीवनी है आपके अटल बिहारी वाजपेयी की। मैं नाम, उन्होंने तो नाम लिखा, महिला का नाम लिखा, उनके बच्चों का नाम लिखा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने लिखा कि एक महिला से उनके संबंध थे, उस महिला का कहीं विवाह भी हो गया, उस विवाह के बाद उस महिला को वो अपने घर में 50 साल तक रखे रहे, और ये भी लिख दिया कि उनके बाल बच्चे इनके बाल बच्चे थे। जो उल्लेख साहब ने लिखा, प्रामाणिक जीवनी लिखी जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी की। तो इन्हें ये बातें करनी है तो और भी कर लें, अपने जिनके घर जो शीशे के होते हैं वो पत्थर ना उछालें। और नेहरू जी की जहां तक बात है, ये जो दुनिया भर की बात करते हैं, मैं नेहरू जी के पहले बहुत प्रिय और आजादी के बाद नेहरू जी के बहुत बड़े क्रिटिक राम मनोहर लोहिया जी को जिक्र कर रहा हूं। और राम मनोहर लोहिया जी ने एक किताब लिखी, भारत विभाजन के गुनाहगार। उस किताब का मूल मंतव्य था कि नेहरू जी को काफी आक्षेप लगाने के लिए वो किताब लिखी, लेकिन उस किताब की भूमिका में भी लिखी कि ये जो नेहरू एडवाना के संबंधों की बात हो रही है, ये गप्प गोष्ठियों तक तो ठीक थी, लेकिन पॉलिटिकल सर्किल में होने लगी है, ये बहुत ओछी बात है, नेहरू के ऐसे कोई संबंध नहीं है। और वो आगे कहते हैं कि नेहरू किसी महिला से तभी तक अपना कोई भी प्रेम भाव रिश्ता, किसी भी तरह का संबंध तभी तक रख सकते हैं जब तक उससे देश को फायदा हो रहा हो, और देश का अगर कोई लाभ नहीं है तो कोई महिला ने उनके साथ कोई भी एहसान किया है, नेहरू पलट के उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। कोई भी चाहे भारत विभाजन के गुनाहगार की भूमिका में राम मनोहर लोहिया का ही पढ़ सकता है। लेडी माउंटबेटन की बेटी ने लिखा कि दोनों में अच्छे संबंध थे, लेकिन उनके शारीरिक संबंध कभी नहीं बने। ये सब बातें करने की नहीं थी सार्वजनिक जीवन में, मैं कर रहा हूं, उसके बाद भी इन्हें लगाना है। तो कुछ कुंठित लोग हैं, कैसी कैसी बातें। आज के नेता जो आज के सत्ताधारी हैं, क्या हम दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में नहीं रहे? क्या लुटियंस जोन की जो सब चर्चाएं हैं हमें नहीं पता है? और अगर इस तरह का चलता रहा तो कल को वो भी लिखी जाएंगी, लेकिन इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि बात है कि हाँ, भविष्य कैसे बनाना है और वर्तमान कैसे करना है। आप नेहरू जी पे झूठ का पिटारा लेके बैठ गए। नेहरू जी विपक्ष को लेकर क्या सोचते थे, जरा बताइए, क्योंकि आज जो विपक्ष की हालत कर दी गई है, क्योंकि कल खड़गे साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि दोनों ही स्तंभ हैं और उन्हीं स्तंभों की वजह से लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन विपक्ष को कैसे अनसुना किया जा रहा है। वॉकआउट जब विपक्ष कर गया राज्यसभा से, तो नरेंद्र मोदी जी अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं कि जब मैं बोलता हूं तो मैं रुकता नहीं हूं, और उधर लोकसभा में तो सवालों का जवाब ही देने के लिए नहीं आए। लेकिन नेहरू क्या सोचते थे विपक्ष के बारे में? मैं एक दो उदाहरण दूंगा। कोई माँ अपने बच्चे को जितना स्नेह करती है, शायद उतना स्नेह पंडित जवाहरलाल नेहरू विपक्ष से करते थे, और ये करके कोई एहसान नहीं करते थे। मैं थोड़ी सी 2-1 मिनट लगेंगे बात करने में कि भाई कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, मैं कह रहा हूं वो एक लोकसभा का चुनाव लड़ा, एक सीट से चुनाव लड़ रहा है, उसे 4 लाख वोट मिलते हैं, जनता देती है। जिससे वो जीतता है उसे 3.5 लाख वोट मिलते हैं, वो हार गया, अपने घर पे बैठा है, लेकिन वो 3.5 लाख की जनता का प्रतिनिधि वो भी है, और 4 लाख का प्रतिनिधि सांसद भी है। इसी तरह हम पार्लियामेंट में जाएं, मोदी जी को 240 सीटें मिली हैं और टोटल वोट 30% प्लस है, और पूरा एनडीए का मिला लीजिए 40% वोट है। 60% जनता ने विपक्ष को वोट दिया है। उस विपक्ष ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया। तो राहुल गांधी वहां कोई बात कह रहे हैं तो वो सिर्फ राजीव गांधी के बेटे की हैसियत से नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं कह रहे हैं, वो देश की 60% जनता के नुमाइंदे की हैसियत से कोई बात कर रहे हैं। और वो कोई दफ्तर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी संसद है, वो देश की जनता की सबसे बड़ी पंचायत है, और वहां बैठा हर आदमी हमारा प्रतिनिधि है, हमारा बॉस, हमारा मालिक, हमारा माई बाप नहीं है। तो नेहरू जी भी हमारे एक प्रतिनिधि हैं, और राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं पीयूष बबेली जी, लेकिन देखिए मोदी जी कह रहे थे कि, मतलब मोदी जी ने तो नहीं कहा, वो तो आए ही नहीं लोकसभा में, लेकिन ओम बिरला जी ने कहा कि उनको आभास हो गया था कि उन पर कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी उनके साथ। मनोज तिवारी ने बाहर आकर बताया टीवी मीडिया को कि शारीरिक हमला हो सकता था मोदी जी के ऊपर। आज हमने तमाम इंटरव्यूज में सुना, डिबेट्स में चल रहा है कि बाइट कर सकते थे, और न जाने क्या क्या। मतलब तो मेरा तो इसमें ये कहना है कि क्या कहना चाहेंगे? तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए।
जो प्रधानमंत्री खुद को संसद के अंदर सुरक्षित नहीं समझ रहा है, उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरहदें कैसे सुरक्षित हो सकती हैं, उसके नेतृत्व में देश की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। ऐसे असुरक्षित आदमी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो जो उनका समर्थन कह रहे हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो मजबूत आदमी हो, जो दमदार लोग हों, उन्हें देश का नेतृत्व सौंप देना चाहिए। ये देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो रात में सो जाते हैं कि जो करना हो सो करो, जो उचित लगे करो। तो अगर रात में सो जाए प्रधानमंत्री और दूसरे देश की फौज हमारे देश में घुसने लगे और वो कहे अपने हिसाब से करो, तो भाई आप नहीं संभल रहा आपसे, आप अपना दूसरा काम देखिए। लेकिन प्रज्ञा जी, वो आपका सवाल रह गया कि विपक्ष से नेहरू जी कैसे कहते थे। हाँ जी, अब मैं दो उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल। संविधान सभा की भारत का गठन होना था। हिंदू महासभा के पास कुछ सीटें नहीं थी, सिर्फ 3 सीटें थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक हैं और भाजपा के पितृपुरुष हैं, एक तरह से भाजपा जनसंघ के संस्थापक हैं, उन्हें जाना था संविधान सभा में, सीटें थी नहीं। तो नेहरू जी ने और पटेल ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उन्हें चयन करा के कांग्रेस के टिकट पर उन्हें भेजा। सारे कांग्रेस के लोगों ने वोट दिया, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा में पहुंचे हैं। ये आप समझिए विपक्ष के प्रति भावना। दूसरी स्थिति, उस समय डॉक्टर अंबेडकर भी दूसरी उनकी स्वतंत्र पार्टी थी, उनकी संविधान सभा की सीट बंटवारे के बाद चली गई पाकिस्तान में। उसके बाद नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने बॉम्बे प्रोविंस से अपने एक सिटिंग सदस्य को इस्तीफा कराया, वो सीट खाली कराई, अपने मेंबर्स का वोट दिला के डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में भेजा, वो विपक्ष में थे। अच्छा। फिर इन दोनों विपक्ष वालों को मंत्री बनाया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की विपक्ष के प्रति भावना है। इसके आगे आप बढ़े, 1952 के इलेक्शन कैंपेन का एक मैं उनका कोट कर रहा हूं नेहरू जी का। मैं चाहता हूं कि विपक्ष होना चाहिए, हर हाल में विपक्ष होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि हर तरफ सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस रहे, हर तरह की बात होनी चाहिए, मुकाबला होगा, जो जनता पसंद करेगी वो आए। नेहरू ये भी कहते थे फूलपुर के अपने चुनाव रैली में कि मैं तुमसे वोटों की भीख मांगने नहीं आया हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कुछ समय तक, कुछ सालों तक आपकी सेवा की है और मैं आपसे झूठे वादे करूं। अगर आपको लगता है कि मैंने सेवा की है पिछले 25-30 साल से, तब आप मुझे वोट दीजिए, और आपको लगता है कि मैंने सेवा नहीं की है तो मुझे हरा दीजिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और ये पंडित नेहरू है कि जब उनके खिलाफ 62 वाला चुनाव था और लोहिया जी ने फूलपुर से कहा कि मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तो नेहरू जी ने उनसे लिख के दिया कि ठीक है लोहिया जी, आप पहले तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह का प्रेसिडेंट नहीं होता है कि आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें, आप अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, मैं अपनी का, अलग अलग लड़ना चाहिए, लेकिन आपको लड़ना ही है तो फिर मैं ये वादा करता हूं कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं आऊंगा। ये नेहरू है। जब पहले समय 1952 के लोकसभा में 5 सीटें थी सिर्फ जनसंघ की, जो आज ये छाती ठोकते, सिर्फ 5 सीटें थी। लेकिन नेहरू जब वहां की विषय चर्चा होती थी तो 20 दिन डिबेट कराते थे, 20 दिन तक डिबेट चलती थी और पूरे 20 दिन पूरे विपक्ष को सुनते थे नेहरू जी। ये उनका काम। और मैं बता दूं, हिंदू कोड बिल पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चुनौती ये दी 5 सीटों वाली, और 5 भी नहीं थी, कांग्रेस के सीट टिकट से आए थे, कि आप हिंदू कोड बिल लाना चाहते हैं लेकिन अभी जनता के वोट से आप चुन के नहीं आए हो, अभी तो संविधान सभा के माध्यम से आए हो। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, अब 1952 का चुनाव हो जाए, मैं सेकुलरिज्म के मुद्दे पर लड़ूंगा, दलितों के मुद्दे पर लड़ूंगा, महिलाओं के मुद्दे पर लड़ूंगा, और जब जीत के आऊंगा तब जाके ये हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा। तो ये सिर्फ बहुमत का कोई तानाशाही नहीं थी, कोई ब्रूट मेजोरिटी से किसी को कुचल देना, उनकी बातें ना सुनना, क्योंकि नेहरू जानते थे कि ये भी जनता के नुमाइंदे हैं और मैं भी नुमाइंदा हूं, हमें दोनों मिलकर डेमोक्रेसी को चलाना है। ये नेहरू जी नेहरू से इतनी दिक्कत क्यों है मोदी जी को या पूरी भाजपा को? नेहरू जी से बिल्कुल दिक्कत है। में नहीं रहते, उनको हर भाषण में, हर बात में सिर्फ नेहरू याद आते हैं। क्योंकि आप एक किताब लिखी है गोलवलकर जी ने, वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड, उसमें वो कहते हैं कि एक ही व्यक्ति का शासन होना चाहिए, सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक पार्टी में एक व्यक्ति तानाशाह होना चाहिए। और नेहरू जी कहते हैं कि ये संघीय गणराज्य होना चाहिए। नेहरू कहते हैं कि ये सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सब भारतीयों का देश है। वो कहते हैं एक धर्म विशेष का देश है। नेहरू जी कहते हैं संविधान बनाएंगे, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं सबको बराबरी का हिस्सेदार देंगे। गोलवलकर अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमें जाति प्रथा से कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो ये जो बुनियादी सिद्धांत इस डेमोक्रेसी के हैं, मोदी, नेहरू जी खड़े हैं लोकतंत्र के साथ, आम आदमी के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के साथ, सेकुलरिज्म के साथ, फेडरलिज्म के साथ,
और ये सब उसके उल्टे खड़े। तो जिस दिन नेहरू का चरित्र हनन करके ये खत्म कर देंगे, उसके बाद नेहरू के किए कामों को खत्म करने में क्या, जब नेहरू खराब थे तो उनके काम खराब, नेहरू खराब थे तो उनका संविधान खराब है, उनका आरक्षण खराब है, उनका संघीय गणराज्य खराब है, उनका पंचायती राज्य खराब। इसलिए जो तानाशाह होते, जो मुसोलिनी की भाषा थी, अगर 1920s में कोई देखेगा उसकी जो एक्टिविटीज थी, उनके जो कार्यकर्ता होते थे, स्वयंसेवक होते थे, उनकी गुंडई थी, उसको आप मिला के देखेंगे तो वर्तमान भारत में आपको उसकी मिरर इमेज दिखाई देगी। और उस सब के सामने नेहरू, उनका संविधान, उनके इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, इसलिए उन्हें गिराना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, और इतने व्यस्त स्केड्यूल में आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी किताब के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आपको यही बताना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी ने जो संसद में कहा था, आखिर उस बात के पीछे कितनी सच्चाई है, और इसी सच्चाई को जानने के लिए आज हमने पीयूष बबेली जी को बिठाया था। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमको और सामर्थ्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।